यस, नमस्कार साथियों। मास्टर क्लासेस बाय क्लासेस शर्मा में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको कोई विषय वस्तु न पढ़ा करके विषय वस्तु से भी अति महत्वपूर्ण उस व्यक्तित्व को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि साथियों कि आज के टाइम में प्रतियोगिता से भी ज़्यादा होता है कि आपका आत्मविश्वास, आपका संबल, या कौन वैसे ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने सामान्य परिवेश से उठते हुए अपने लिए एक अलग से ही एक मंजिल बनाई है। तो इसके रूप में मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को लेके आया हूँ जो एक सामान्य से, एक गांव से, एक परिवेश से संबंध रखते हैं और आज एक अच्छे पद पर पहुंचे हुए, अपना नाम, अपने गांव का नाम तथा अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्तित्व को मेरे स्टूडियो में पधारने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले आप अपने जितने भी अपने साथी हैं जो अपनी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी अपने व्यूअर्स हैं, उनको आप अपना परिचय तथा आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है और आप वर्तमान में आप सर कहाँ आप कार्यरत हैं, बताइए सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनोज यादव है। मैं जयपुर ज़िले के एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं जिसका नाम मंडाबिंडा है। आजकल उसको सभी लोग मंडा रिको के नाम से जाना जाता है, वो जहां पे राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में ही हुई, फिर उसके बाद में मेरे पास के गांव में हुई और मैंने ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से किया। मेरा पीजी और पीएचडी नवसारी कृषि विश्वविद्यालय और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय नवसारी से हुआ, गुजरात में जो कि है। उसके बाद में मैंने एक हॉर्टिकल्चर मेरा मेजर सब्जेक्ट होने के कारण एक डिप्लोमा किया जो रोम से किया मैंने, वो 90 डेज़ का डिप्लोमा था। उसके बाद मैंने गुजरात विद्यापीठ में एज ए साइंटिस्ट काम किया, फिर कुछ राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और कोटा रहा, पंजाब में कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में उद्यान विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, आपने देखा है छोटे से ग्रामीण परिवेश से उठते हुए गूंदड़ी के लाल के रूप में अपना एक अलग ही एक मंजिल प्राप्त की है। डॉक्टर साहब से मैं अगला एक बात और भी कहना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, कई साथी अपने ग्रामीण परिवेश से होते हैं, अति प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु उनके मन में एक भय, एक संकोच होता है कि क्या ग्रामीण परिवेश उसकी आगे की सफलता या किसी उच्च पदस्थ पद पर पहुंचने के लिए क्या बाधक होती है। श्रीमान, आप इस पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए सर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण परिवेश किसी के लिए बाधक नहीं है, जबकि वो एक अवसर है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जन्मे हो, वहाँ पले बढ़े हो, वहाँ पे सभी बुनियादी सुविधाएं आपको मिल रही है एक मार्गदर्शन को छोड़ के। वो भी इसलिए कि आपके जो अग्रज हैं, जो एक अच्छी पोस्ट पे पहुँच गए हैं, जो शहरों में या बड़े इंस्टीट्यूशंस में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से, मान लीजिए वो वहाँ चले गए, आप ग्रामीण क्षेत्र में हो, आपका उनसे ज़्यादा लिंक नहीं रहता, आपको वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते। अदरवाइज जो शहरी बच्चों को सुविधाएं मिल रही है वो सब आजकल ग्रामीणों में मिल रही है। आजकल आपके पास डिश टीवी है, एंड्रॉयड फ़ोन है, जो चाहिए वो आज सब कुछ गाँव में है। सबसे अच्छी बात है आपके लिए कोलाहल से दूर शांत वातावरण जो पढ़ने के लिए चाहिए, वो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। मैं मेरी खुद की बात करूं तो जब राजस्थान में क्या है, सभी राज्यों की बात कर रहा हूं, राजस्थान में ही नहीं, कि आप किसी भी 12वीं क्लास के बाद में जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपको हर जगह टेस्ट फाइट करना है, उसके बाद में आपका एंट्रेंस होना है। भले ही वो कृषि विज्ञान हो, भले ही आपका मेडिकल साइंस हो, भले ही आपका इंजीनियरिंग हो या मैथमेटिक्स हो या आपका आर्ट कॉमर्स हो। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूं तो उस ज़माने में कोचिंग का सिस्टम था ही नहीं। कोचिंग क्या होती है के नाम पे केवल मेडिकल को जानते थे। कृषि विज्ञान में कोचिंग का मतलब क्या होता है, नथिंग एल्स। उस ज़माने में एक पैटर्न था रूम लेके रहने का, तो वो शहर में रहने का है, गांव से बाहर। तो वो भी शहर क्या होता था, जहाँ पे आपका एग्री कॉलेज है, मान लीजिए जयपुर के पास के लोग हैं तो जोबनेर जाके कमरा लेके रहेंगे, बीकानेर के लोग हैं वो बीकानेर में जाके रहेंगे, या फिर आपके उदयपुर के लोग हैं वो उदयपुर के आसपास में जाके रूम लेके रहेंगे और वहीं पे पढ़ाई करेंगे। जबकि मैं मेरा खुद का उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे खुद के कलीग्स थे, जो मेरे खुद के भाई भी हैं, कजिन्स थे, हम तीनों लोग वहाँ जेट का फॉर्म भरने के लिए उस कॉलेज में गए जहाँ से हम बिलोंग करते थे। वहाँ के सीनियर्स ने कहा आप लोग यहीं रूम लेके रहो, अदरवाइज़ आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। पता नहीं क्यों उस ज़माने भी मुझे वो वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा। मेरे दोनों साथी थे, उन्होंने वहीं रूम लेके तैयारी की, लेकिन मैं मेरे घर पे पढ़ा। वो ठीक है, मेरे परिजनों ने, मेरे गार्जियंस ने मुझे नोट्स ला के दिए। मेरी बुक्स थी 11वीं 12वीं की, मैंने उनसे पढ़ाई की, मेरी बहुत अच्छी रैंक आई। उस ज़माने में मैं जनरल से 149 रैंक था, मैंने मेरी इच्छा से उदयपुर एडमिशन लिया। तो ये कहीं नहीं है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हो और वो आपके लिए बाधा है, बिल्कुल बाधा नहीं है। यदि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, आपके लिए अच्छा मटेरियल है, तो वो आपके लिए कोई बाधा नहीं है। साथियों, आपने देखा परिवेश कहीं मायने नहीं रखता। साथियों,
आपका सबसे जो आपका जज्बा है, जो आपकी भावनाएं हैं, वो सबसे बड़ी कारगर होती हैं। साथियों, वर्तमान में तो ये मल्टीमीडिया का जमाना है। गूगल बाबा आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। कोई भी विषय वस्तु आपके सिलेबस में है, आपको समझ में नहीं आ रही है, गूगल बाबा से पूछिए। ग्राम में बैठे बैठे भी गूगल बाबा विश्व स्तरीय आपको जो जानकारी दे देंगे। डॉक्टर साहब से मैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, उससे पूर्व मैं डॉक्टर साहब से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब एग्रीकल्चर क्षेत्र से संबंध रखते हैं। जो बच्चे 12th में एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, तो उनके आगे के लिए क्या क्या स्कोप है? सूक्ष्म शब्दों में आप जल्दी से इस पर प्रकाश डाल लीजिए कि उनके लिए आगे क्या क्या स्कोप है, किस क्षेत्र में वो जा सकते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है 10th पास करने के बाद में 11th में जिन्होंने कृषि विज्ञान ले लिया है, तो उनका ये बिल्कुल एकदम मोटो बन गया है। उन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे एग्रीकल्चर में ही जाना है, 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर में ही करेंगे। जाहिर है बीएससी एमएससी पीएचडी जो भी आगे करना चाहेंगे वो सब एग्रीकल्चर से ही करेंगे। तो उनके लिए यही है कि जब आपने एग्रीकल्चर में ही आ गए हो तो आप उसी के लिए तैयारी कीजिए। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि हम जान रहे हैं, आज भी 56% रोजगार दे रहा है कृषि भारत की जनसंख्या को। तो यहाँ पे आपके लिए संभावनाएं अपार है। बैंकिंग है आपके लिए, इंस्टीट्यूशंस है, आप वैज्ञानिक में जा सकते हैं, आपके लिए एक्सटेंशन अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। मैं नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में जाइए, आप खुद की इंडस्ट्रीज़ लगाइए, आप सीड इंडस्ट्रीज़ लगाइए, पेस्टिसाइड की लगाइए, वीडीसाइड की लगाइए, आप पशुपालन में जाइए, आप डेयरी फार्म लगाइए, दूध का व्यवसाय कीजिए, या पशुओं के लिए आप चारा दाना है उनका बांट वगैरह जो आ रहा है, फीड आ रहा है, पोल्ट्री में जाइए। आपने उद्यानिकी जैसा सब्जेक्ट चुना है तो आप नर्सरीज में जाइए, लैंडस्केपिंग में जाइए। आज इन्वायरमेंट पे इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, कर रही है, हर कोई कर रहा है। आपका 33% एरिया कवर करवाया जा रहा है। आप घर की बागवानी कीजिए, आप सोसाइटीज़ को डेवलप कीजिए। यानी एग्रीकल्चर में आ गए हो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और यदि आपने 11वीं से डिसाइड नहीं किया है, आपने बायोलॉजी लिया है, साइंस लिया है या दूसरा सब्जेक्ट लिया है, तो आप एक प्लान बी के तहत एक सेफ पॉइंट रखिए कि आप बायोलॉजी में आ गए हैं तो पहले प्रयास कीजिए कि आप उस फील्ड में चुनिए। क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं, जिस ज़माने में हम बीएससी में थे तो 550 सीट राजस्थान में हुआ करती थी, आज की डेट में 5500 यानी 5500 सीट्स एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व की गई है। राजस्थान में 20 से ज़्यादा कृषि महाविद्यालय गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं, तो 40 से ज़्यादा प्राइवेट एजेंसीज ने खोल रखे हैं। तो जब इतना आपके पास बल्क ऑफ स्टूडेंट्स है तो जाहिर है गवर्नमेंट आपको इतना रोज़गार देगी नहीं। आपको खुद को रोज़गार क्रिएट करना है। और आप एग्रीकल्चर में आए हो तो आप रोज़गार सीकर नहीं, आप रोज़गार प्रोवाइडर बनिए। आप लोगों को रोज़गार दीजिए, अपॉर्चुनिटी बहुत है, आइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका। साथियों, आप कितने भी प्रतिभाशाली हैं, आप तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कभी कभी नसीब आपसे रूठ जाता है, आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथियों, आप उस बात से विचलित मत होइए, क्योंकि जो 100 व्यक्ति हैं 100 के 100 तो नौकरी लगेंगे नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप उससे प्रेरणा, आप उसमें अवसाद न लेकर हुए आप स्वरोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध करिए, ऐसे साधनों का प्रयास कीजिए कि आप दूसरों के आप रोजगार दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कई बच्चे 10th और 12th तक सामान्य स्तर के होते हैं, 50% 55%, परंतु उनके आजू बाजू वाले भी उनको टॉर्चर करते हैं कि ये तो डफोड़ है साहब, ये कोई इसमें कोई योग्यता ही नहीं। क्या डॉक्टर साहब वो प्रारंभिक की जो उसकी शैक्षिक योग्यता है, क्या उसको आगे के उच्च पदस्थ पदाधिकारी के रूप में बाधक होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। देखिए, जहाँ पहले मैंने आपको बता दिया है कि यह कंपटीशन का ज़माना है। आपको 12वीं पढ़ते ही बीएससी में ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम देनी है, आपको हर कदम पर एग्ज़ाम देनी है। आप भले ही मेडिकल साइंस में जाइए, भले ही एग्रीकल्चर साइंस में जाइए, भले ही एनिमल साइंस में जाइए, ये कोई मायने नहीं रखता। आपको 50% मार्क चाहिए आपके सीनियर क्लास में। देखिए, आगे के लिए जो आजकल के बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट जो व्यवसायीकरण जो शिक्षा का हुआ है, जिस ज़माने में हम पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल भी बहुत कम थे, हुआ ही नहीं करते थे, ये मानिए 5वीं या 10वीं, नॉट मोर देन 10th क्लासेज। लेकिन आपने एक अच्छे कपड़े पहन लिए, डिसेंट आपने लाइफ जी है, टाई लगा लिए आप, अच्छे आपने बाटा के बूट पहन लिए, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। यह शिक्षा नहीं है। एक आपके पास भले ही 95% है और एक बच्चे के पास 50% है, लेकिन यदि उन 3 महीने में जो आपके कंपटीशन के मार्च अप्रैल मई के 3 महीने हैं, उन 90 डेज में जिस बच्चे ने अपना 100% दिया है, वो 50% वाला बालक उस 95% वाले बालक को पीछे छोड़ देगा। आप सब लोग देख भी रहे हो, जान भी रहे हो।
तो इस जहाँ कंपटीशन का माहौल है वहाँ परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे नो डाउट वहाँ ये वरी करेगा। आप यदि टीचिंग में जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में या आप साइंटिस्ट में जाएंगे तो जहाँ पे API स्कोर बनता है, आजकल सब जगह ये लागू हो गया, UGC ने सब जगह लागू किया, जिसमें भी आपको क्या है, आपका यदि 70% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको 3 मार्क्स मिलना है, 70 से 60 के बीच में हो आप तो 2 मार्क्स मिलना है, एंड देन लेस देन 60 हो तो आपको 1 मार्क मिलना है। तो आप उस एक्स्ट्रा 2 मार्क्स की बजाय, मेहनत करने के बजाय आप कंपटीशन में इतना टाइम दीजिए आपका कि आप 95% वाले को बीट करके कम से कम आपकी जगह सेव कर पाए। इसलिए मैं नहीं मानता कि आप ग्रामीण परिवेश में हो और आपको एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत है आपको रेगुलर पढ़ने की, जहाँ पे आपको अच्छा गाइडलाइंस मिले और आप आपका 2 से 3 घंटे डेली आप आपकी बुक्स को दे रखें। भले ही आप गवर्नमेंट में पढ़ो, भले ही आप प्राइवेट में पढ़ो, डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। साथियों, डॉक्टर साहब ने बताया है कि 10वीं 12वीं के अंक से आगे की सफलताएं निर्धारित नहीं की जा सकती है, आप में जज्बा होना चाहिए। कहीं आप इतिहास में आप देखिए, कहीं ऐसे IAS, RAS, IPS जो मात्र 50-50% के थे, 2-2, 4-4 बार फेल भी हुए हैं, उनके स्वयं के इंटरव्यू आए हैं, परंतु फिर भी वो अपने बाद में जज्बा आ गया, जो उनमें भगवान ने जो उन्होंने क्षमताएं दी, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया, अच्छा उसके एडवाइजर मिल गया, तो उन्होंने जो अपनी क्षमताएं थी उनको बुना दिया। डॉक्टर साहब, मैं आगे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि कई साथी लंबे समय से जो प्रतियोगी परीक्षाएं, जो अपने बेरोजगार साथी हैं, रोजगार के अवसर के लिए जो रिट की तैयारी कर रहे हैं, परंतु कोरोना काल के कारण वो धीरे धीरे आगे खिसकती जा रही हैं, परीक्षाएं और परीक्षा की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हुई, धीरे धीरे वो अपना धैर्य खो रहे हैं, संयम उनका धीरे धीरे टूटता जा रहा है। तो ऐसे संयम जो ऐसे साथी हैं जिनका धैर्य टूट रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोरोना को जो देख के जो डर के बैठ गया है कि कोरोना है, मेरा स्कूल कब खुलेगा, मेरी कंपटीशन की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं अभी 2015 के जो फॉर्म्स भरे गए हैं उनके एग्ज़ाम अभी 2020 में हो रही है, यानी 5 साल लग रहा है। किसी में 2018 वाले का 20 में हो रहा है, किसी का 17 वाले का 20 में हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है, अपने सिस्टम से काम कर रही है। तो जो कोरोना को जो बोल रहे हैं कि विपत्ति आ गई और विपदा आ गई, ये उनको नहीं लेके इसको एक अपॉर्चुनिटी लीजिए, आप एक अवसर के रूप में लीजिए। मैं मेरा खुद का उदाहरण दूंगा। जब से मार्च 23 से लॉकडाउन लगा देश में सब कुछ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी टाइमली ऑफिस जाना होता था, लेकिन उतना नहीं जाना होता था जितना सब पहले रेगुलर में जाते थे। लेकिन उस आपदा को भी मैंने अवसर में खुद के लिए बदला। एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होने के नाते मैंने, आप मानिए या नहीं मानिए, लगभग 150 से ज़्यादा मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किए इन 6 महीने में, जो कहीं पे 3 दिन के सेमिनार वर्कशॉप के रहे होंगे, कहीं पे 7 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे, जबकि वो मेरे कोई काम नहीं आ रहा, लेकिन मेरे सीखने का जो जज्बा है, ललक है कि मेरे को कुछ नया सीखने को मिलेगा। 150 ज़्यादा कोर्सेज के सर्टिफिकेट किए मैंने। तो आप तो उसके लिए लड़ रहे हो जो आपको अभी मिला ही नहीं, जो आपको पाना है, तो क्यों ना आप उसमें पूरा दें। पहले आप, जब कोरोना नहीं था तो आपके लिए दूसरे काम थे, मार्केट में भी जाना था, वो भी करना था, शादी ब्याह में भी जाने थे, सब जगह जाने थे। अब तो केवल आपके पास एक ही काम रह गया कि आपको बंद कमरे में बैठे रहना है, मकान के बाहर भी नहीं निकलना। तो आप कम से कम 24 आवर्स में से आप 8 घंटे 10 घंटे यदि आपकी मित्रता आपके बुक्स के साथ में हो जाती है, आपके सिलेबस के साथ में हो जाती है, तो इससे बड़ा अवसर आपके लिए क्या रहेगा। कमी तो हमारे पास समय की है, और तो किसी चीज़ की कमी है नहीं। जो ये पूरी हो गई यहाँ पे, अब समय ही समय है आपके पास, तो इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। और आप डिप्रेशन में नहीं जाके ये नहीं सोचे कि कोरोना कब जाएगी। देखिए, ऐसी महामारियाँ आती है और जाती है, लेकिन सिस्टम अपनी तरह से काम कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं पहले दिन से ट्रेंड्स वगैरह चालू हो गए, आपके एग्ज़ाम्स वगैरह भी करवा रही है, सभी एग्ज़ाम्स भी होने लग गए हैं। कहीं कहीं पे कॉलेजेस वगैरह भी खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई है, स्कूल्स वगैरह भी खुल गई है, बच्चों को गाइडलाइंस भी दी जाने लगी है। तो ये सब कुछ अब धीरे धीरे खुल जाएगा, लेकिन आप डिप्रेशन में नहीं जाते हुए आपका जो संपूर्ण है वो आपकी बुक्स के साथ में दीजिए, आपकी तैयारी को दीजिए, उसमें क्या है। साथियों, जैसे ही आपकी शैक्षिक योग्यताएं कंप्लीट होती हैं, प्रतियोगी परीक्षा के मापदंड आप कंप्लीट हो जाते हैं, साथियों उसी समय आपको निर्धारण करना पड़ता है कि मुझे प्रतियोगी परीक्षा में उतरना या नहीं आना। कई साथियों का मत होता है, इस परीक्षा को तो मैं देखूंगा, अगली वाली के लिए पर्याप्त नहीं। पहली फर्स्ट एंड लास्ट का भावना आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपके मन में जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका कंटास, उसका जितना भी सिलेबस है, कंटास आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि ये विषय वस्तु है। क्योंकि कहीं ग्रामीण परिवेश से होती हैं, गाइडों पे सारी की सारी गाइडों को मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ गाइडें ऐसी होती हैं जिनमें यदि पटवारी की भर्ती निकली, ऊपर का अंदर का मीटर वही, ऊपर का कवर पटवारी का। अगली बार यदि किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी निकली तो लैब असिस्टेंट की निकली या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की निकली, अंदर का मीटर वही।
यदि माना कि आपके सिलेबस में कुंभा है, आप उसमें महाराणा प्रताप भी पढ़ रहे हैं, सांगा भी पढ़ रहे हैं, उसमें और भी पढ़ रहे हैं, वो आपके आंकड़ों को उलझाते हैं। सिलेबस आपको आंकड़े पर बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। नंबर 2, उसके बाद जब भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा में है, आपको जो जो आपके उसमें खंड है कि उसमें आपके जीके हैं, रीजनिंग है, उस और भी आपके करंट जीके हैं, और भी जो विषय वस्तु हैं, उनको टाइम टेबल बनाइए, सारणी बनाइए, उसको अमल में लाइए। उसके बाद में कोर्स 3 बार होना चाहिए साहब, कोर्स 1 बार नहीं, कोर्स 3 बार होना चाहिए साथियों। जब 3 बार आपका कोर्स करता है तो अंदर से आपकी भावनाएं बोलती हैं कि साथी अगली बार जब मैं परीक्षा में जाऊंगा, चयन की तो मैं नहीं कहता, परंतु पेपर कैसा भी हो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा साथियों। इसलिए आप बिल्कुल तनाव में आप मत आइए, तैयारी कीजिए, निश्चित तैयारी कीजिए। अंत में मैं डॉक्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डगमगा रही, सभी का नैतिक दायित्व तो बनता है कि इस विषय वस्तु पर भी ध्यान जाना चाहिए। भारत की 80% जनसंख्या ग्रामीण है, 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। तो साहब आप जितने भी अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर करने के लिए, कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषकों की जीवन यापन को सुदृढ़ करने के लिए आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? एक बात प्लीज। देखिए, जैसा कि हम रात दिन देख रहे हैं कि जीडीपी इतना गिर गया, वो एग्रीकल्चर का जीडीपी प्लस में गया है, दूसरे जो भी थे वो सब जीडीपी डाउन हो गए। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, या जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, या जो इसकी थोड़ी समझ रखता है या नहीं रखता है, डजेंट मैटर। मैं कह रहा हूँ जीडीपी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदमी के लिए या आम आदमी जो शहर में रह रहा है, उसको जीडीपी से मतलब क्या है? वो गिरे या उठे उसको मतलब ही नहीं। उसको मतलब होना चाहिए उसकी डेली इनकम से, उसके घर परिवार को चलाने से। तो उसको जीडीपी के इनके चक्रों में नहीं पड़ते हुए उसको खुद की आय को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए जैसा कि इन्होंने कैलाश जी ने बताया, ऑलरेडी 70% के आसपास की आबादी कृषि पे निर्भर है। लेकिन अब और धीरे धीरे लोगों का कृषि से मोह दूर होता गया है। जिस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह बनती जा रही है या बिगड़ती जा रही है, तो 56 to 60% पीपल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है आज के तारीख में। लेकिन जो किसान वर्ग से हैं या जो खेती को अपनाना चाह रहे हैं, उनके लिए है कि एक प्लान B-C-D के तहत उसको प्लान रखने चाहिए। ये नहीं कि मैं केवल खरीफ में बाजरा लगा दूं, मूंगफली लगा दूं और रबी में गेहूं और चना लगा दूं, दैट्स ऑल। नहीं, आपको ऐसा प्लान तैयार करना है कि आपको डेली इनकम होवे, आपको अल्टरनेट डे पे इनकम रहे, आपके पास 3 महीने से इनकम आए, आपके पास 6 महीने से आए, 1 साल से आए और 20 साल से आए। आपका प्लान आज के परिवेश को देखते हुए ऐसा होना चाहिए कि आपको 20 साल बाद यदि एक मुफ्त पूंजी की ज़रूरत पड़े तो आपके पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि मैं 20 साल बाद मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं वहाँ से प्राप्त करूँगा। या मुझे 3 दिन बाद में इतना रुपया चाहिए तो मैं कैसे प्राप्त करूँगा। तो देखिए, इसके लिए एक मेरा छोटा सा खुद का प्लान बनाया हुआ है कि आप डेली आय से लेके 20 साल तक की आय, संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। तो डेली आय यदि आपको चाहिए तो आप पशुपालन पे फोकस कीजिए, अच्छी गाय रखिए, अच्छी भैंस रखिए। लॉकडाउन में दूध ही एक ऐसा व्यवसाय था जो हमेशा पॉजिटिव गया, भले ही सब्जियां और आपके फल बिके नहीं, लेकिन दूध हमेशा पॉजिटिव रहा। तो आप पशुपालन पे जोर दीजिए, सुबह का दूध निकालिए, जाके 11 बजे तक मंडी में बेच के आ जाइए, शाम का निकालिए, शाम को बेच दीजिए। डेली इनकम के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है ये। फिर भी कुछ लोगों को लग रहा है कि मुझे डेली ये ऐसा लफड़ा नहीं चाहिए, तो उनको वेजिटेबल जो हमारी सब्जी है, सब्जियां उगाइए आप। उसमें क्या है, सब्जी में टमाटर है, भिंडी है, कुछ ऐसी सब्जियां हैं आपकी, लौकी हो गई, कुकुरबिटेसी जिनको बेल वाली बोलते हैं। ये क्या है, हर दिन एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़ी जाती है। तो आज एक दिन छोड़िए, एक दिन आराम कीजिए, दूसरे दिन तोड़ के आप मंडी में ले जाइए। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भी डेली का अल्टरनेट डे का ये झंझट लगता है, मुझे तो 5-6 महीने से ऐसा इनकम चाहिए। तो आप गेहूँ उगाइए, चना उगाइए, सरसों है आपका, बाजरा मूंगफली हो गया, उगाइए। कम क्षेत्र में उगाइए, लेकिन आप अच्छी किस्में उगाइए और उन पे अच्छी तरह से फोकस कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो मेरे पास पानी की कमी है या ऐसा है वैसा है, तो आप ऑर्चार्ड लगाइए, फल वृक्ष लगाइए। आप 1 साल में फल लगना है, तोड़िए, बेचिए, 10-20-50 हज़ार जितना पौधा लगाएंगे आप, उतना पौधा आपको रिटर्न करेगा। फिर भी कुछ किसान भाई या लोग ऐसे हैं कि हमें यह भी नहीं चाहिए, 12 महीने से भी कौन झंझट करेगा, मुझे तो 20 साल बाद में 50 लाख चाहिए, मेरी बेटी की शादी आ गई। तो आप सागवान है, शीशम है, खमेर है, ऐसे कुछ फॉरेस्ट्री के ऐसे वृक्ष लगाइए जिनकी हाई वैल्यूड हैं। तो आज लगाएंगे तो वो 20-25 साल बाद में आपको रिटर्न देंगे। तो एक ऐसा प्लान बनाइए आप, कोरोना के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी लाइफ में जो आपके काम आए, एक आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट करता रहे। साथियों, आज तक के जितने भी मेरे के आजू बाजू मेरे के जो भी मेरे साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनके
आंखों की और उनके चेहरों की भावनाएं बढ़ी हैं। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा सा तनाव अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं। इसीलिए उनको टॉनिक के रूप में, पढ़ाने में तो 5 मिनट में मैं काफी कुछ पढ़ा देता, परंतु उससे जो भाई जो अपने साथी हैं बार बार हताश होते हैं, उनके जब उनके फोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, सर क्या करें सर क्या करें, तो मैंने उनको टॉनिक देने के लिए मैं ऐसे व्यक्तित्व को जो गुजड़ी के लाल छोटे से एक कस्बे से निकले हैं, छोटे से गांव ढाणी से निकले हुए हैं और अपना एक अलग से एक मंजिल इन्होंने बनाया है। तो मैं आपको टॉनिक देने के लिए, आपको मोटिवेशन देने के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को अपने तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत लंबी दूरी तय करते हुए एक हमारे लिए समय निकाला। हमारे जितने भाई जो तैयारी करे हैं इनके लिए भी जो समय निकाला, आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे, नमस्कार सभी को, आप पधारते रहे जिसके कारण अपने साथी पधारे। जय हिंद, जय नमस्कार भाई।